लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, राइट। एंड हमने देखा था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कैपिटल बजटिंग। नाउ व्हाट इज दिस कैपिटल बजटिंग? ये कैपिटल बजटिंग के ऊपर आपको एक हाथ शॉर्ट नोट भी आ सकता है और मेनली इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आए। सो थियरी हम लोग आज थोड़ा फास्ट जा रहे हैं और वी विल टेक द प्रॉब्लम्स ऑन दिस। ओके, so first of all, what is capital budgeting? See, the capital budgeting is the process that a business uses to determine which proposed fixed asset purchase it should be accept and which should be declined. इसका मतलब क्या है? देखो, सपोज कंपनी को एक हाथ फिक्स एसेट परचेज करना है, से एग्जांपल मशीनरी, कंपनी को मशीनरी परचेज करना है। सो वो देखेगी कि ये नया मशीनरी आने के बाद कंपनी को प्रॉफिट कितना हो रहा है, यानी ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी मशीनरी हमने लिया है, उसके वजह से हमारा प्रॉफिट कितना इंक्रीज हो रहा है या इनकम कितना इंक्रीज हो रहा है। एंड न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए हमारे एक्सपेंसेस कितने बढ़ रहे हैं, मशीन का लाइफ कितना है, कितने सालों तक वो हमें इनकम कमा के देगी। ये सब इवेल्युएशन करके कंपनी सोचेगी वेदर टू परचेज न्यू मशीन और नॉट, और टू बी कंटिन्यू विद द ओल्ड मशीन, और टू बी वो जो सेम पार्ट हम लोग मशीन पे बनाने वाले हैं वो कहीं बाहर से परचेज करे क्या। ये इवेल्युएशन करना मतलब कैपिटल बजटिंग करना। मतलब जो भी हम लोग फिक्स एसेट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, जैसे मशीनरी है, कोई फर्नीचर है, बिल्डिंग है, उसके ऊपर बेसिकली हम लोग मशीन के बारे में एग्जांपल लेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सपोज मैंने एक मशीन लिया जिसका एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर्स। सो 10 ईयर्स उस मशीन से हमें इनकम मिलेगा और उसके ऊपर कितना खर्चा होगा, कितना इनकम होगा एनुअली, ये एस्टिमेट किया जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है कि वेदर इट इज प्रॉफिटेबल टू परचेज न्यू मशीन और नॉट। सपोज एक मशीन 10 साल तक चलेगी और 10 लाख रुपया कमा के देगी, लेकिन उसके ऊपर हमें खर्चा ही आएगा 11 लाख, सो इट विल बी अ लॉस। In such a case, new machine should not be purchased. So ये सब इवेल्युएशन, लेकिन वही 10 लाख के ऊपर अगर हमें 20 लाख प्रॉफिट होने वाला, 20 लाख का इनकम होने वाला है, तो इट इज एडवाइजेबल टू परचेज। तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग। मतलब हम लोग जो भी नया फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं या जो भी नया इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, उसके रिटर्न में हमें क्या मिलने वाला है, उसके रिटर्न में कितना मिलेगा हमें, वो कंपेयर करके वेदर टू परचेज दैट एसेट और नॉट ये डिसाइड करना, वेदर टू इन्वेस्ट इन दैट एसेट और नॉट ये डिसाइड करना, मतलब है कैपिटल बजटिंग। बेसिकली वी आर बजटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर हियर, ओके, बिकॉज ऑन फिक्स एसेट जो हम लोग खर्चा करने वाले हैं दैट इज अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन ये जो बजटिंग कर रहे हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं। उसमें से मेन मेथड है पे बैक पीरियड मेथड, IRR मेथड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ओके, नाउ कैपिटल अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग फिक्स एसेट के ऊपर जो भी खर्चा कर रहे हैं वो दैट आर अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैव ए ह्यूज, यानी अमाउंट बहुत ज्यादा रहेगी और उसका इफेक्ट भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। यानी हर साल हम लोग मशीन परचेस करने के लिए नहीं जाएंगे, हर साल हम लोग बिल्डिंग परचेस करने के लिए नहीं जाएंगे, मिनिमम 10 ईयर्स तक तो उसका इफेक्ट हमें मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी है इसका। सो organization must keep in mind with the following objective in mind for when we are budgeting the capital expenditure. So इसका long term effect ध्यान में रख के जब भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान करने वाले हैं, उसका बजटिंग करने वाले हैं, तो कौन सी चीज ध्यान में रखना है? नंबर 1, सिलेक्टिंग प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट। मतलब अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, यानी मशीन ए भी हम लोग परचेस कर सकते हैं या मशीन बी परचेस कर सकते हैं, तो दोनों का एनालिसिस करना है और विच प्रोजेक्ट इज मोर प्रॉफिटेबल वो देख के अकॉर्डिंग टू दैट वो मशीन परचेस करना है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल, यानी इसमें से जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है अगर वो हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रोल में आ जाएगा, जरूरत से ज्यादा हम लोग उसके ऊपर खर्चा नहीं करेंगे। Then finding the right source for funds, मतलब हमारे पास
जो भी पैसे की जरूरत है उसके लिए राइट सोर्स कहाँ से वो राइटली हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं वो देखना है। अभी कैपिटल बजटिंग प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, तब उसका प्रोसेस अगर हमें देखना है तो देखो, आइडेंटिफाई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, यानी हमारे पास हमें अगर मशीन परचेस करना है तो मशीन इन्वेस्ट करने के लिए कंपनी ए भी है, कंपनी बी भी है और कंपनी सी भी है, तीनों वो सेम टाइप का मशीन बेच रहे हैं। तो पहले हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करना है कि कौन से कंपनी में हम लोग परचेस कर सकते हैं। देन इवेल्युएशन ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, यानी कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी, तीनों भी ये मशीन बेच रही है, तो ये तीनों मशीन के ऊपर हमें कितना ओवरऑल खर्चा आएगा, कितना इनकम आएगा, ये ओवरऑल क्या करना है, हमें इवेल्युएट करना है तीनों मशीन को। चूजिंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, अब ये इन तीनों इन्वेस्टमेंट में से किसका लाइफ ज्यादा है, कौन ज्यादा सालों तक हमें ज्यादा इनकम कमा के देगी, वो हमें सिलेक्ट करना है। कैपिटल बजटिंग एंड अपोर्शनमेंट, और इसका फिर बजट बनाना है कि कितना हमें खर्चा करना पड़ेगा वो मशीन के ऊपर। एंड फिर परफॉर्मेंस रिव्यू, जो हमने डिसाइड किया था, जो हमने एस्टिमेट किया था, बाद में उसको परफॉर्मेंस क्या करना है, रिव्यू करना है। रिव्यू करना मतलब जैसे हमने सोचा था उस हिसाब से वो मशीन परफॉर्म कर रही है क्या, ये देखना। यही नीचे आपको थियरी में मैंने नोट्स में लिख के दिया है सब। ओके, अभी ये कैपिटल बजटिंग यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का जब हम लोग बजट करने जा रहे हैं तो हमें दो चीजें याद रखना है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो मतलब कितना पैसा आएगा और आउटफ्लो मतलब कितना पैसा जाएगा। तो मेजर एक्सपेंडिचर हम लोग मशीन परचेस करेंगे तो मेजर आउटफ्लो मशीन का खर्चा है, मतलब मशीन का जो प्राइस है दैट विल बी अवर मेजर आउटफ्लो, राइट। एंड इनफ्लो क्या है, वो मशीन के ऊपर हम लोग प्रोडक्शन निकालेंगे, वो प्रोडक्शन मार्केट में बेचेंगे और उसके ऊपर जो इनकम मिलेगा दैट विल बी अवर इनफ्लो, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू दैट कभी कभी क्या होता है, कुछ नए एम्प्लॉयज हमें अपॉइंट करने पड़ते हैं ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी, तो वो खर्चा बढ़ेगा, तो वो भी हमारा आउटफ्लो हो जाएगा। या पुराने एम्प्लॉयज को हमें काम पे से निकालना पड़ेगा तो उनका सैलरी हमारा कम हो जाएगा, तो वो हमारा एक तरीके से एम्प्लॉय हो जाएगा। तो ये चीज सभी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, राइट। So there are different techniques for capital budgeting. When you are going to write a short notes on techniques of capital budgeting, ये आंसर आपको यूजफुल रहेगा। पहला है पेबैक पीरियड मेथड। नाउ व्हाट इज पेबैक पीरियड मेथड? पेबैक पीरियड क्या बोलता है कि कितने सालों के अंदर मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिलेगा। मतलब क्या, मैंने 10 लाख का मशीन लिया, हर साल मुझे उसके ऊपर 2 लाख रुपया मिलता है इनकम। सो 5 साल लगेंगे मुझे मशीन का प्राइस रिकवर करने के लिए। तो मशीन का पे बैक पीरियड क्या हो गया, 5 साल। कैसे, हर साल मुझे उसके ऊपर 2 लाख रुपीज मिलते हैं, तो हर साल 2 लाख के हिसाब से 5 साल लगेंगे मुझे 10 लाख कवर करने के लिए। एंड मशीन परचेस किया था हमने 10 लाख रुपीज में। तो व्हाट वी कैन से दैट आवर पे बैक पीरियड इज 5 years. ओके, so that is called as payback period. बट यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि payback period में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करते ना। व्हाट इज दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वो हम लोग नेक्स्ट जब हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू देखने वाले हैं वहां उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले याद रखो कि पेबैक पीरियड का मेन डिसएडवांटेज क्या है कि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करते। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो इन दोनों का डिफरेंस दिखाता है, कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो, इसका डिफरेंस, दैट विल बी अवर नेट प्रेजेंट वैल्यू। बट इन नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड वैल्यू लिया जाता है, यानी यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम लोग कंसिडर करते हैं। अभी ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो मैं बार बार बोल रही हूँ, व्हाट इज दिस टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एक सिंपल एग्जांपल है। अगर मैं आज आपको 100 रुपीज आपसे लेती हूँ, सपोज XYZ स्टूडेंट है, उससे मैंने बोला कि मुझे 100 रुपीज दो, अभी उसको लगेगा मैडम को चाहिए 100 रुपीज, उसने दिया, बाद में मैं भूल गई। अभी 10-12 साल बाद वो कभी मुझे रास्ते में मिल गया और मुझे एकदम सडनली याद आ गया कि ये स्टूडेंट से मैंने 100 रुपीज लिया था, तो मैं उसको बोलूंगी हाँ हाँ ये तेरा 100 रुपीज वापस ले लो। नाउ रिमेम्बर दैट 10-12 साल के बाद उस 100 ईयर्स का वैल्यू आज जितना रहेगा क्या, नहीं। आपको मन से लगेगा कि अरे क्या मैडम अभी वापस दे रहे हो, नहीं मत दो, अभी इसका कुछ वैल्यू ही नहीं है।
और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ये ले सकते हैं, एक सिंपल चॉकलेट जो जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क है, 10 साल पहले जो 5 रुपीज में आती है, सेम कैडबरी डेयरी मिल्क परचेज करने के लिए अभी हमें 5 रुपीज इनफ नहीं है, उसके लिए हमें 15 रुपीज 20 रुपीज पे करना पड़ता है। यानी आज के 1 रुपए का वैल्यू 10 साल के बाद कम हो जाएगा, घट जाएगा, इसलिए उसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। आज का उसका वैल्यू क्या है, 10 साल के बाद का 1 रुपया, तो उसका आज का वैल्यू क्या है, या आज का 1 रुपया 10 साल के बाद उसका वैल्यू क्या होगा, उसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। देन accounting rate of return or average rate of return, we can say that average rate of return। इसमें क्या किया जाता है, टोटल नेट इनकम इन्वेस्टमेंट का जो है उससे इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एवरेज इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट आपको प्रॉब्लम में अवेलेबल है उससे डिवाइड किया जाएगा, और जो आएगा उसे बोलते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। देन चौथा मेथड है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू ऐसा रेट लिया जाता है जहां पे नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 आएगा। नेक्स्ट मेथड इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अभी ये सभी मेथड जो आपको मैंने दिया है उसके ऊपर आपको एक लमसम भी शॉर्ट नोट आ सकता है, या इंडिविजुअल मेथड के ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है। अभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या बोलता है, ऊपर हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो निकाला था, तो यही आपको यहाँ पे यूज करना है, इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो, कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश आउटफ्लो, ये हमें यहाँ पे कंसिडर करना। सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो हमने देखा उसमें हमने क्या किया, इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो किया है, राइट। अभी ये नीचे जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं गूगल क्लासरूम में, ये सभी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये सभी जो नोट्स मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं वो इंडिविजुअल शॉर्ट नोट्स से हम लोग फास्टली देखते हैं कि शॉर्ट नोट्स के हिसाब से क्या क्या आएगा उसमें। पहला शॉर्ट नोट है पे बैक पीरियड। नाउ पे बैक पीरियड किसे बोलते हैं, पे बैक पीरियड रिफर्स टू अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ऊपर कि अगर मैं 10 लाख की मशीनरी परचेज कर रही हूँ तो ये 10 लाख मैं कितने साल में रिकवर करती हूँ, दैट विल बी माय पे बैक पीरियड। अभी पे बैक पीरियड के फीचर्स अगर हम लोग देखने जाए तो क्या है, payback period is simple calculation of time of initial investment to return। ये सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे 10 लाख मुझे वसूलने हैं, 2 लाख हर साल मिल रहे हैं, तो 5 साल में वो मेरा पूरा रिकवर्ड हो जाएगा। इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, इट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ अदर टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। मतलब कभी भी ओनली पे बैक पीरियड अकेला यूज नहीं किया जाता है, उसके साथ अदर टेक्निक्स भी यूज किए जाते हैं। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या है, देखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन नेट कैश फ्लो पर पीरियड। इसका डिटेल फॉर्मूला मैंने नीचे दिया है, दिस इज जस्ट फॉर योर शॉर्ट नोट। एक्चुअल प्रॉब्लम में क्या यूज करना है मैंने दिया है आपको, और ये प्रॉब्लम का फॉर्मूला भी आप यहीं पे शॉर्ट नोट में डाल सकते हो। नीचे आपको ये जो लिंक दिखाई दे रहा है दैट इज योर फॉर एडिशनल स्टडी। आपको जो भी स्टडी करना है इस लिंक पे जाके आप एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हो। अभी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में क्या किया जाता है, इधर डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर किया जाता है, और उसके बाद टाइम वैल्यू कंसिडर करके फिर कितने सालों में पैसा वसूल होगा वो सोचा जाएगा, और फिर पे बैक पीरियड निकाला जाएगा। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमने पहले ही देखा है कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में इन्वेस्टमेंट इनिशियल कितना किया है वो, और उसके ऊपर रिटर्न कितना मिला वो देखा जाएगा। अभी इधर कैसे कैलकुलेशन होता है, देखो, सबसे पहले एनुअल नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, देन कितना इन्वेस्टमेंट किया वो देखा जाता है। So, उसके बाद एनुअल नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 किया तो आपको मिलेगा ARR, यानी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दोनों का मतलब सेम ही है। देखो, एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज अ फॉर्मूला। ओके, कैलकुलेट। देखो, अभी ARR इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग एनुअल परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रॉफिट। मतलब मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका ईयरली रिटर्न कितना % मिल रहा है मुझे, ये अगर आपको मालूम करना है तो ARR मेथड वेरी यूजफुल है।
नेक्स्ट मेथड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। नेट प्रेजेंट वैल्यू में यहाँ पे हम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं और यहाँ पे टाइम वैल्यू कंसिडर किया जाता है। ओके, देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, यहाँ पे भी टाइम वैल्यू कंसिडर किया जाता है, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू में इनफ्लो माइनस आउटफ्लो किया जाता है, वेयर एज यहाँ पे डिवीजन किया जाता है, डिवाइडेड कैश इनफ्लो अपॉन कैश आउटफ्लो किया जाएगा। ओके, आईआरआर मेथड जहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 है वो फाइंड आउट करके हम लोग लेते हैं। So this will be your theory regarding capital budgeting. Same notes I will be provided you on Google Classroom. So don't worry about the notes.